Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you so much for your overwhelmed response. So let's start. Is my screen is visible? Yes, it is visible. You can proceed. Yeah. So let's start with the introduction. So let me introduce myself. My name is Bhavna Mohoture. I am from Nagpur, Maharashtra, and I completed my B Pharm from Srimati Kishortai Bhoyer College of Pharmacy, Kamti, Nagpur itself. And I qualified GPAT in 2022 with a rank of 175 in very first attempt, and further NIPER with the rank of 105 in again 2022, and my MBA rank was 53, right. Now I am doing my post graduation at NIPER Mohali, right, and the branch is pharmaceutical management, that is pharmaceutical MBA, and I am placed at top Indian pharmaceutical MNC company as a product manager. I'll be joining the company in next 2 months. And talking about my experience, so I have 2 years of teaching experience with Pharma Minds of physical pharmacy and industry pharmacy, and I have 2 months of business strategy experience at Biocon Limited, Bangalore, Karnataka. Right, I hope my introduction is very clear. I'll be teaching you industrial pharmacy and the physical pharmacy, right. So as you know, जब हम जिपैट की बात करते हैं तो हम वहाँ पे कुछ मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें एक फार्मास्यूटिक्स एक मेजर सब्जेक्ट होता है हमारा. यहाँ पे जब हम फार्मास्यूटिक को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एक फिजिकल फार्मेसी और एक आ जाता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी. यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों को मिला के अगर मैं अप्रॉक्स बोलूँ तो 20 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन, ठीक है. और हमें पता है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 4 मार्क का है, ठीक है, इंटू कितना हो गया 100 मार्क्स. तो अगर हम ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ ले तो हम क्या कर सकते हैं, 100 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं. इवन जीपैड एंड नाइपर में दोनों ये मेजर सब्जेक्ट्स है और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. इनके लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड बुक यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, मार्टिन करते हैं और लैकमैन करते हैं. मार्टिन किसके लिए करते हैं, फिजिकल फार्मेसी के लिए, और इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए हम लोग लैकमैन यूज़ करते हैं. तो जो भी हम यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड होगी आपको, जो मैंने बनाए हैं नोट्स, वो इसी स्टैंडर्ड बुक से बनी हुई है. कहीं से भी हमने कॉपी नहीं करा हुआ है या फिर छोटे छोटे नोट्स नहीं लिए हैं. थोरो मैंने इन बुक्स को पढ़ा है और नोट्स बनाए. तो अगर आप 3rd ईयर में हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप खुद बुक पढ़ो और उसमें से खुद के नोट्स बनाओ. अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं जो भी आपको नोट्स मिलेंगे उसमें, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनको लाइन टू लाइन आपको याद करना है, क्योंकि जो नोट्स बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, ज़्यादा कंटेंट नहीं है, पर जितना भी कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. और फिर जब हम ये सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे, जब अगर आप ज्वाइन कर लेते हो क्लासेस, तो यहाँ पे मेरे पढ़ाने का तरीका आई डोंट नो बाकी सूटिक्स टीचर्स का कैसा होता है, पर मेरा ऐसा है कि जब तक आप प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से नहीं समझ लेते किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, आप उसको प्रिपेयर ठीक से नहीं कर सकते हो. तो सबसे पहला अप्रोच हमारा ये रहेगा दोनों सब्जेक्ट्स के लिए कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से साल में किस चैप्टर में से आए थे, कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है. मतलब प्रीवियस ईयर को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करेंगे, राइट. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है, लेक्चर करना है, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप लेक्चर करोगे आपको इंटरैक्टिव रखना है, क्योंकि जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगी या फिर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा वो आप मुझसे पूछोगे. तो एकदम हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, कन्वर्सेशन होना चाहिए, सो दैट आपको भी बोर ना हो और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए. और अगर मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा तो शायद आपको भी जो चीज़ यहाँ पे पढ़ोगे आपको जीपैट पेपर में भी क्या रहेगा, याद रहेगा. तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है. जब भी आप लेक्चर कर लोगे उसके बाद क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है, जाके खुद पढ़ोगे, ठीक है. स्टैंडर्ड 3rd ईयर के बच्चे हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे आप. अगर आप फाइनल ईयर में हो, स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ना चाहते तो आप नोट्स पढ़ोगे, ठीक है. और जब आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आप क्या करोगे, मैक्सिमम MCQ सॉल्व करने की कोशिश करोगे और मॉक टेस्ट दोगे,
क्यों? क्योंकि जो आपकी एंड एग्जाम होने वाली है वो किस में होगी? एमसीक्यू पैटर्न में होगी। आप मॉक टेस्ट से इवैल्यूएट कर सकते हो खुद को। तो अगर आपने समझ लो सपोज टैबलेट पढ़ा आपने, तो टैबलेट पढ़ने के बाद आप उसके एमसीक्यू करोगे, उसकी मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको समझ जाएगा कि टैबलेट में से आपने कितना % आपको चीज़ें आ रही है। कभी आपको 70% आ सकती है, कभी 80%, देन 90 एंड 100। मतलब जब तक आप जीपैट के एग्ज़ाम देने तक चले जाओगे आपकी एक्यूरेसी जो है वो 90% के ऊपर होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो रैंक रहेगी वो टॉप 100, टॉप 50 या फिर टॉप 10 या फिर 1 भी हो सकती है। तो इस तरह कैसा हमारा क्या रहेगा? अप्रोच रहेगा सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे देखो अभी सब्जेक्ट्स हमने जब देखे फिजिकल फार्मेसी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तो यहाँ पे हमें पता है 2023 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पता है फिजिकल फार्मेसी की 11 क्वेश्चन थे, सेकंड में भी 11 थे, और इंडस्ट्रियल फार्मेसी के फर्स्ट शिफ्ट में 13 थे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 12 थे। सब्सिक्वेंटली हर साल ये पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कि आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी के ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब इसको एज अ मेजर सब्जेक्ट किया जाता है, जहाँ पे हम लोग फॉर्मुलेशंस पढ़ते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। वहीं पे जब फिजिकल फार्मेसी की बात आई तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जो भी आपने 12th में भी पढ़ा होगा, 10 12th में, आपने 11 12th में जो भी सरफेस टेंशन पढ़ा होगा, आपने स्टेट ऑफ मैटर्स, अलग अलग चीज़ें पढ़ी होगी, वही कॉन्सेप्ट क्या है हमें रिपीटेड है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे फिर हम लोग इसको इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक अप्रोच है फॉर स्टडिंग एनी सब्जेक्ट, और स्पेसिफिकली अगर फिजिकल फार्मेसी की बात करी तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है? फॉलो करनी है। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर आप अभी म्यूट करके मतलब अनम्यूट करके नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, यहाँ पे चैट बॉक्स में आप येस नो कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आगे आपको बता रही हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं बोल रही हूँ? किसी को फास्ट स्लो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? चलो, सो बिफोर मूविंग अहेड व्हाट आई फील कि जब हम इंडस्ट्री फार्मेसी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें फिजिकल फार्मेसी समझना इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं बेसिक लेवल वाले, यहाँ पे हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है, स्टेट ऑफ मैटर से ही हमारा सॉलिड लिक्विड गैस बनेगा, फिर सॉलिड लिक्विड गैस के बेसिस पे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा टैबलेट जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ये मेरा इमल्शन क्या है? लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो ये क्या हो गया? जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं पता चलती, सबसे पहले आता है स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर में भी सॉलिड लिक्विड गैस जो आता है ना, वो किसके बेसिस पे होता है? बॉन्डिंग के बेसिस पे होता है। केमिकल बॉन्डिंग होती है कुछ, उसके बेसिस पे जब हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है तो सॉलिड स्टेट होता है, थोड़ी वीक बॉन्डिंग होती है तो लिक्विड स्टेट होता है, उससे भी ज़्यादा अगर वीक बॉन्डिंग होती है तो कौन सा स्टेट होता है? गैसियस स्टेट होता है। तो ये हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जीपैट में आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ लेते हो तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्शन वाले क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए ही हम लोग पहले फिजिकल फार्मेसी पढ़ते हैं, फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ते हैं। तो इन फिजिकल फार्मेसी सबसे पहले हम लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, और उससे भी पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग क्या करती है? मेरी ये जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको बनाती है सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो यहाँ पे जब जीपैट या फिर मैं नाइपर की बात करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे लेक्चर के एंड में कि कौन से क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। और आप ये देखना कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वही चीज़ है अगर आपको बेसिक समझ गया तभी आप उसका आंसर कर सकते हो। तो ये आपका केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे हम लोग किस किस के बारे में पढ़ेंगे? रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती है, इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और इन जो भी हम लोग फोर्सेस पढ़ेंगे इसमें कितनी बॉन्ड एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो ये जो 4 टॉपिक है आपको इसी में से जीपैट और नाइपर में क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो सबसे पहले आ जाओ रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव।
ये तो आपको पता ही होगा कि रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है। हम क्या बोलते हैं कि अपोजिट फोर्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कोई भी पॉजिटिव फोर्स है और एक जगह पे निगेटिव फोर्स है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे अपोजिट फोर्स है वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, मतलब पास में आते हैं। और वही फोर्स जो क्या होती है, सिमिलर चार्ज वाले होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे निगेटिव फोर्स और निगेटिव फोर्स, ये क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स है। इनके एरो क्या जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। वहीं पे जब मैं सेम फोर्स की बात करूँ, यहाँ पे निगेटिव मतलब पॉजिटिव फोर्स है और यहाँ पे निगेटिव फोर्स है, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इस अट्रैक्शन की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक बॉन्डिंग बनती है। बॉन्डिंग अगर मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई तो क्या रहेगा, मेरा सॉलिड फेज रहेगा। अगर बॉन्डिंग मेरी क्या हुई, थोड़ी वीक हुई, तो वो क्या हो जाएगा फिर लिक्विड फेज। और उससे भी ज़्यादा अगर वीक हो गई तो ये क्या हो गया, गैसेस फेज हो जाएगा। ठीक है। और जो मेरी इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इंटरमोलिक्यूल मतलब दो दो अलग मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी उसमें क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है, जो हम आगे देखेंगे कैसे होते हैं। ठीक है। ये जो फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और ये तो सेम कि जो सेम चार्ज रहेगा, जैसे निगेटिव निगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, वो क्या होंगे, रिपेल होंगे। और जो मेरे अपोजिट चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब आ जाओ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आपने सुना होगा इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है, दो डिफरेंट कास्ट के बीच में मैरिज। ठीक है। मतलब इंटर मतलब क्या हो गया, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। इंट्रा क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब सेम विद इन द सेम कास्ट या फिर सेम मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे इंटर में देखो बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, यहाँ पे मेरे पास दो H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ का जो हाइड्रोजन है एक H2O मॉलिक्यूल का, वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया। देन दिस सेकेंड इज इंट्रामोलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पे मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में जो बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो इंट्रा क्या हो गया, विद इन द मॉलिक्यूल। थोड़ा स्लो चलेंगे ना हम, बिल्कुल चलेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ। इंटर और इंट्रा, ठीक है। बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इंट्रा हो जाएगा, जो बिटवीन में है। इनसाइड वन मॉलिक्यूल इट इज़ इंट्रा। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में है तो दैट इज़ क्या है, इंटर है, राइट। अब इसके बीच में इसके भी सब पार्ट्स आते हैं। जैसे इंट्रा की मैं बात करूंगी तो आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है। अब ये अलग अलग चीज़ है। जैसे आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, हम लोग आयंस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की बात कर रही हूँ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये दोनों के पास क्या है, आयंस है। हमें पता है कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है। और मेरी क्लोरीन की कितनी होती है, 7 होती है। तो 7 को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, Na उसको एक आयन दे देगा। ठीक है। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे Cl क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मतलब आयन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है। तो ये बिटवीन द पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन के बीच में होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर अपोजिट आयन्स है तभी वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज किसका हो रहा है, आयन्स का हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, आयोनिक बॉन्डिंग बोल रहे हैं। मैम किस चीज़ का पढ़ा रही हो, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। ये सबके साथ है क्या, किसी को नहीं पता क्या मैं क्या पढ़ा रही हूँ? क्लियर कर दो मुझे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। पीपी का पढ़ रहे हैं। पीपी में कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टेट ऑफ मैटर से शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर कहाँ से आता है, केमिकल बॉन्डिंग से आता है। मुझे नहीं लगता, अगर आपको इतना भी नहीं पता तो आपको खुद के लिए सोचना थोड़ा ज़रूरी है अभी पहले कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो। ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर में जाने के पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी पड़ती है, वही पढ़ रहे हैं हम। बहुत ईजी है, बचपन में पढ़ चुके ये सब चीज़ें।
कौन सी स्क्रीन ऑफ है? मुझे तो सब दिख रहा है, मैं फ़ोन में भी देख रही हूँ. Everything is fine, Bhavna. We can proceed. If something is there, I will be there for handling. Sure. Keep going. या सी, तो दिस इज़ योर केमिकल बॉन्डिंग. क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, आयन्स का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है. आयन, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग. वहीं पे जब मैं कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात करती हूँ, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है. ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आयन की शेयरिंग कर रहे हैं. तो जो भी ये लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो म्यूचुअली ये यहाँ पे आयन्स को शेयर कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ने दिया, दूसरे ने लिया. वेट भावना, वेट. पूनम, एक काम करो, जो प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड है ना, उसको पिन कर लो, तो आपको पूरा पूरा दिख जाएगा. ठीक है, वो शायद आपसे बैक हो गया होगा, फिर वो छोटा दिख रहा होगा, तो उसको आप पिन कर लो, आपको पूरा बड़ा दिख जाएगा. सर पिन ही किया हुआ है, लेकिन मैम का सिर्फ आवाज आ रहा है, मुझे स्लाइड ही नहीं दिख रही. आप फिर से ज्वाइन कर लो. ओके मैम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक दे रहा था और एक ले रहा था. यहाँ पे आयन का क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था, इसलिए इसको आयोनिक बोल दिया. यहाँ पे कोवैलेंट क्यों बोल रहे, को मतलब क्या होता है, सेम. ठीक है, को पे कोवैलेंट मतलब एक साथ कुछ काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो भी बॉन्डिंग बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने भी दिया और इसने भी दिया, और यहाँ पे क्या होगी, इसकी बॉन्डिंग बन गई, इसलिए इसको क्या बोला हमने, कोवैलेंट मॉलिक्यूल बोला. अब देखो, कोवैलेंट मॉलिक्यूल और आयोनिक बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है, अगेन सेम. यहाँ पे देखो, जब मैं आयोनिक की बात कर रही थी, तो ए ने क्या किया, बी को दे दिया, तो यहाँ पे ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बी पे निगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक ने दिया और एक ने क्या किया, लिया. ठीक है, कोवैलेंट में क्या हो रहा था, यहाँ पे ए ने दिया और बी ने भी दिया, और म्यूचुअली इन्होंने कोवैलेंट मॉलिक्यूल बना लिया. सो दिस इज योर आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड. अब मुझे एक आंसर बताओ आप कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है. यस मैम. ठीक है, यहीं पे आप गलत हो जाते हो. ठीक है, मुझे जो आप अगर मार्टिन की बुक पढ़ोगे, सो वहाँ पे एक एग्जाम मतलब पूरा दिया हुआ है कि वाई आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड दैन द कोवैलेंट बॉन्ड. हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, पर उससे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है. अब क्यों, यहाँ पे रीज़न ये है, जैसे अभी किसी ने बोला कि आयोनिक बॉन्ड को फिर से समझा दूँ. आयोनिक बॉन्ड में देखो क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सोडियम का एक आयन है, और एक मेरे पास क्या है, क्लोरीन का है. अब सोडियम का क्या है, मेरा +1 वैलेंसी है, और हमारे पास क्लोरीन की है. ठीक है, ये क्या कर सकता है, यहाँ से एक आयन ले सकता है. अब इसने क्या किया, सोडियम ने इसको एक आयन दे दिया और क्लोरीन ने एक आयन ले लिया, और यहाँ पे प्लस निगेटिव चार्ज बन गए. NaCl पूरा एक कंपाउंड बन गया मेरे पास, Na ने दिया, Cl ने लिया. ठीक है, कोवैलेंट में क्या हो रहा था, ए भी देता है और बी भी देता है, यहाँ पे म्यूचुअली इनका बॉन्ड बन रहा है. अब यहाँ पे जब मैं दोनों का कंपैरिजन करती हूँ, आयोनिक क्या बोलता है कि तूने मुझे बॉन्ड मतलब आयन दिया, ठीक है, अब मैं वो वापस नहीं करूँगा, ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है. ठीक है, एक बार बन गया तो बन गया, मतलब उसने दिया, उसने लिया, अब वो वापस नहीं कर रहा. कोवैलेंट में क्या होता है, यहाँ पे म्यूचुअल डिसीजन लिया जाता है लेते और देते वक्त. अगर वो साथ में दे रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो साथ में ब्रेक भी कर सकते हैं. जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे अलग अलग बॉन्ड्स की, ठीक है, आपके पास आगे और बॉन्ड्स आएगी, क्रिम्सन फोर्स, लंडन फोर्स, डीबे फोर्स, वेंडरवॉल फोर्स. जब हम इनके साथ कंपेयर करते हैं तो ऑफकोर्स मेरा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है. पर जब मैं आयोनिक बॉन्ड के साथ इसको कंपेयर करती हूँ तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है. क्योंकि अगर ये एक बार बन गया तो ये रिवर्सिबल नहीं है. पर यहाँ पे जब मैं कोवैलेंट बॉन्ड की बात करती हूँ तो वो क्या कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं. तो अगर मैं कंपेयर करूँ कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड में से, तो आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. अगर आपको जीपैड में भी क्वेश्चन आता है तो आपको आयोनिक बॉन्ड आंसर करना है, अगर ऑप्शन में हो. अगर नाइपर में भी आएगा तो सेम. अगर आपके ऑप्शन में आयोनिक है ही नहीं और सिर्फ कोवैलेंट है और दूसरे बॉन्ड्स है, तब जाके आपको आयोनिक बॉन्ड को क्या करना है, आंसर करना है. आई होप दिस इज क्लियर है जो भी कोवैलेंट बॉन्ड आंसर कर रहे थे.
कौन सा बॉन्ड मैम इजीली बन सकता है विथ लेस एनर्जी? मैं आपको आगे बॉन्ड एनर्जी भी दिखा दूंगी तो आपको समझ जाएगा कि क्यों आयोनिक स्ट्रॉन्गर है और कोवैलेंट वीकर है, ठीक है। क्लियर है क्या जो भी कोवैलेंट आंसर कर रहे थे? आप अगर मार्टिन पढ़ोगे उसमें क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो गए? इंट्रामोलिक्यूलर। अब आ जाओ इंट्रा पे, मतलब वही, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा मेटालिक बॉन्डिंग मतलब जो भी मेरा क्या हो रहा है, मेटल्स एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जैसे Na पॉजिटिव मतलब सोडियम ने खुद में जो बॉन्डिंग बना ली तो वो क्या हो जाएगा मेरा मेटालिक। जो भी मेटल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये वीक होता है मेरा आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस में, तो सबसे पहले मेरा कौन सा आता है, आयोनिक बॉन्ड आता है, फिर मेरा कोवैलेंट बॉन्ड आता है और मेटालिक बॉन्ड आता है। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है मेरा, इरिवर्सिबल होता है। एक बार किसी ने दे दिया तो दूसरा उसको वापस नहीं करता। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो बॉन्ड बन चुका है वो स्ट्रॉन्ग है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, म्यूचुअली इन्होंने बनाया तो म्यूचुअली ये उसको तोड़ भी सकते हैं, तो दिस इज योर कोवैलेंट बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड कैसा होता है कि ये बॉन्ड बना लेते पर ये टेम्पररी बॉन्ड होता है। अगर इनको कोई और अच्छा कनेक्शन मिल गया तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब अगर समझ लो मैंने Na ने खुद के साथ बॉन्ड बना के रखा है सोडियम ने, बट अगर यहाँ पे सोडियम मतलब Cl आ गया, ठीक है। Cl आने के बाद ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा मेटालिक, और ये आयोनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। मतलब Na जो है वो Cl के पास चला जाएगा और वो NaCl बना देगा। तो आपको ये वाला जो सीरीज है वो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है आयोनिक बॉन्ड की, देन कोवैलेंट बॉन्ड की, और देन होती है मेटालिक बॉन्ड की, ठीक है। क्लियर है क्या? इंट्रामोलिकुलर फोर्स, देन वी हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्लियर है क्या? बोलो फटाफट। सो इंटरमोलिकुलर, यस, इंटरमोलिकुलर फोर्स में हमारे पास आता है आयन डाइपोल फोर्स, ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आयन क्या कर रहे हैं, डाइपोल्स बना रहे हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl को अगर वाटर में डालो, ठीक है, आपने क्या किया, NaCl लिया, उसको पानी में डाल दिया। अब यहाँ पे पानी में डालने के बाद देखो यहाँ पे जो Na है वो ऑक्सीजन के साथ कहीं ना कहीं पार्शियल बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन मेरा क्या कर रहा है, इधर यहाँ पे Cl के साथ कहीं ना कहीं पार्शियल बॉन्ड बना रहा है। मतलब Na का बॉन्ड किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और मेरा क्लोरीन के साथ कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ये भी मेरा 1 इलेक्ट्रॉन देता है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो भी सोडियम को खींचता है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है इसको मैं क्या बोलूँगी, आयन डाइपोल फोर्सेस। मतलब जब भी मैं किसी मॉलिक्यूल को अलग मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने NaCl को वाटर में डाल दिया तो यहाँ पे पार्शियल जो है फोर्सेस बनने लग जाते हैं। मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है। इसको ही मैं क्या बोलूँगी, आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। टाइप ऑफ द इंट्रैक्शन अकाउंट इन द पार्ट ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन वाटर। जनरली जब भी हम कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को वाटर में डालते हैं तो जो भी हमें बॉन्डिंग देखने को मिलती है, दिस इज योर आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। द कटायन फॉर एग्जांपल अट्रैक्ट्स द रिलेटिवली नेगेटिव ऑक्सीजन आइटम। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कटायन मेरा सोडियम है वो ऑक्सीजन आइटम के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, और जो मेरा अनायन है मतलब Cl जो है वो हाइड्रोजन आइटम के साथ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे पार्शियल आपको डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, ये जो भी देखने को मिल रहा है वो NaCl इन वाटर, दैट इज योर आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। फिर देखो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस मतलब यहाँ पे मेरे पास एक आयन है, मतलब एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, ना पार्शियल चार्ज है, ना कोई पॉजिटिव है, ना कोई निगेटिव है। अब क्या किया हमने, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब दूसरा मॉलिक्यूल आया खुद के साथ चार्ज लेके। वो क्या है, उसके पास समझ लो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज लेके आया वो,
ठीक है। अब पहले तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, पर अब जब ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो वो क्या करेगा, खुद के अंदर पार्शियल चार्ज को क्या करेगा, डेवलप करेगा। मतलब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इसने डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा निगेटिव सेपरेट कर दिया। तो निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो ये पॉजिटिव को हमारा डेल्टा निगेटिव क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक आयन ने दूसरे मॉलिक्यूल में क्या किया, डाइपोल को इंड्यूस किया, इसलिए इसका नाम क्या है, आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, पहले ये बिल्कुल सादा था, इसमें कोई चार्जेस नहीं थे, पर एक आयन आ गया, उसके वजह से इसमें क्या हो गए, चार्जेस डेवलप हो गए, और चार्जेस डेवलप होने की वजह से ये बॉन्डिंग करने लग गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, जनरली जब भी हम लोग आयोडीन कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तब हमें ये वाला फोर्स देखने को मिलता है। जैसे मेरे पास I2 है, मतलब आयोडीन है, प्लस Ki है मेरे पास। यहाँ पे देखो मेरा क्या हो गया, आयोडीन, ये मेरा जो भी है, मतलब Ki मेरे पास था, पोटेशियम आयोडाइड, वहाँ पे इसने क्या कर दिया, चार्जेस को इंड्यूस कर दिया, जिसके वजह से मेरा पोटेशियम अलग हो गया और मेरा आयोडीन क्या हो गया, अलग हो गया। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। तो ये किसके वजह से हुआ, आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, फिर हमारा बहुत सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है जो आप वाटर में देखते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो मेरे पास मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन देखो मेरा पार्शियल इसने क्या किया, डेल्टा निगेटिव आ गया, हाइड्रोजन पे मेरा डेल्टा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जनरली मेरा वाटर मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है, जो मेरा हाइड्रोजन का लोन पेयर होता है वो किससे पूल्ड होता है, ऑक्सीजन आइटम से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ के आयन क्या करने को दिखता है, ये पूल करने को दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे ही इसके वजह से ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियस रेडी करेगा, मतलब यहाँ पे ये इसको पूल कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ क्या हो रही है, चार्जेस हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है मेरा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू द वेंडर वॉल फोर्सेस, क्योंकि वेंडर वॉल फोर्सेस हम क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होते हैं। वो भी आप जब बॉन्ड एनर्जी पढ़ोगे तब आपको देखने में आ जाएगा कि कौन सा वीक है और कौन सा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द वेंडर वॉल फोर्सेस, बट ये वीक होता है रैदर देन कोवैलेंट फोर्सेस। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ, सबसे पहले मेरे पास कौन सा आता है, आयोनिक बॉन्ड आता है, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद मेरे वेंडर वॉल्स फोर्सेस आता है। ये सीरीज जो है आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपने कुछ डाइमर्स देखे होंगे, जैसे फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड एक दूसरे के डाइमर है। यहाँ पे जो अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए डाइमर। मुझे बताना डाइमर सिंपल शब्दों में हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज डाइमर्स। अभी तक आपने जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपको पता होगा व्हाट आर डाइमर्स। बॉन्ड ब्रेक होगा, डाइमर्स नहीं पता किसी को, टू मोनोमर्स। ठीक है, हमें पता है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड क्या है, एक दूसरे के मोनोमर्स है, केमिकली आइडेंटिकल होते हैं पर स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है, राइट। जिसको नहीं पता वो आज इसको समझ लेना, व्हाट आर डाइमर्स, आपको केमिस्ट्री में इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे वंडर वॉल फोर्सेस, इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, पर आपको जीपैड में और नाइपर में इसमें से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके जो टाइप्स है, जैसे आपको क्रिम्सन फोर्स का नाम क्या है, डीबे फोर्स का नाम क्या है, लंदन फोर्स का नाम क्या है। अब इसको आपको याद कैसे करना है, तो एक ट्रिक है कि हमारे केडी सर, जो आप केडी त्रिपाठी पढ़ते हो, जो कोलॉजी के लिए है, ठीक है, वो क्या होगा मेरा, मतलब जो भी हमारे बुक है, केडी सर ने जो हमारी बुक बना रखी है, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, एकदम लाडले हो गए। तो केडी सर क्या है, लाडले है। के मतलब मेरा क्रिम्सन फोर्स, डी मतलब मेरा डिबे फोर्स, एंड लाडले मेरा कौन सा है, लंदन फोर्स। तो आपको डायरेक्ट लर्न हो जाएगा कि कौन से फोर्स को क्या बोलते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है मेरा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सिंपल है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड कौन सा आता है, डाइपोल ने इंड्यूस किया डाइपोल वाला इंटरेक्शन, मतलब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन।
ठीक है। और थर्ड कौन सा है आपका, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब मैं आपको एक एक करके इसका मतलब बताऊंगी कि क्यों इसको डाइपोल बोला है, क्यों इसको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोला है, एंड लास्ट वाला इंड्यूस डाइपोल क्यों बोला है। अब आपको यहाँ पे ये नाम याद रखना है कि पहले वाले को क्रिम्सन फोर्स बोलते हैं, सेकंड वाले को डीबे फोर्स बोलते हैं, थर्ड वाले को लंदन फोर्स बोलते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है, केडी सर लाडले है, के मतलब क्रिम्सन, डी मतलब डीबे एंड लाडले इज फॉर लंदन फोर्सेस, ठीक है। एक क्वेश्चन है, NaCl इन वाटर सो आयोनिक बॉन्ड ब्रेक होगा बट इट नीड्स मोर एनर्जी टू ब्रेक द आयोनिक बॉन्ड। ऑफकोर्स इट्स नीड मच एनर्जी, ठीक है। वो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी जाके वहाँ पे कुछ पार्शियल चार्जेस का क्या होगा, देखो वाटर में NaCl आप डाल रहे हो, कहाँ देखा हमने, ये है ना, ठीक है। वाटर में आप NaCl डाल रहे हो तो यहाँ पे पार्शियल चार्जेस बन रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड नहीं है। आयोनिक बॉन्ड में हमने क्या बोला, आयोनिक बॉन्ड में डायरेक्ट आयन का हम लोग ट्रांसफ़र बोलते हैं। अगर NaCl है, Na ने दिया एक प्लस आयन किसको, क्लोरीन को, ठीक है। यहाँ पे एक एक आयन का शेयर हो रहा है, ठीक है, एक ने दिया दूसरे ने लिया, दिस इज योर आयनिक बॉन्ड। जब मैं NaCl इन वाटर बोल रही हूँ तो यहाँ पे पार्शियल चार्जेस का डेवलप हो रहा है, कोई किसी को आयन नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग आयन डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं, नॉट आयोनिक बॉन्डिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है ऐश्वर्या, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो पहले फोर्स पे आ जाओ, जब इंटरमोलिकुलर वंडर वॉल फोर्सेस की बात करते हैं, केडी सर लाडले है, उसमें से पहला के क्या है मेरा, क्रिम्सन फोर्स। क्रिम्सन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन मतलब दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, खुद में क्या कर रहे हैं, पार्शियल चार्ज मतलब डाइपोल बना रहे हैं, और उस पार्शियल चार्ज की वजह से उसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या हो गया, Cl ने मेरा डेल्टा निगेटिव चार्ज सेपरेट किया और H पॉजिटिव ने मेरा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किया सेपरेट किया। अब ये जो मेरे पार्शियल चार्ज बने हैं ये क्या होंगे, दूसरे जो मॉलिक्यूल है उनके चार्ज के साथ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जैसे अब यहाँ पे H का भी पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और Cl का भी डेल्टा मेरा पार्शियल निगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी इस मॉलिक्यूल का एक डाइपोल है और यहाँ पे भी इस मॉलिक्यूल का एक डाइपोल है, इसलिए ही इसको हमने क्या बोला, डाइपोल इंटरेक्शन। अब जो मेरा क्रिम्सन फोर्स होता है वो क्या होता है, वीकर फोर्स होता है देन आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज द चार्जेस इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग आर पार्शियल। जब मैं आयोनिक बॉन्ड की बात कर रही थी, आयोनिक बॉन्ड में हम पूरा चार्ज जो है, आयन जो है वो हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। यहाँ पे जब हम क्रिम्सन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पार्शियल चार्ज देखने को मिल रहे हैं, पूरे परफेक्ट वाले चार्ज नहीं है, इसलिए ही ये जो बॉन्ड है वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है देन द आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब आ जाओ डीबे फोर्स पे। डीबे फोर्स को हमने क्या बोला, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो ऐसा क्यों बोला, मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है पार्शियल और पार्शियल निगेटिव चार्ज भी है, HBr फॉर एग्जाम्पल पोलर मॉलिक्यूल है। अब मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, कोई एक गैस आ गई, ठीक है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल ही नॉन पोलर सी है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये खुद तो डाइपोल थी, अब ये क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल के पास आई, तो इसने क्या किया, इसमें भी कुछ चार्जेस क्या कर दिए, डेवलप कर दिए। मतलब एक डाइपोल ने दूसरे मॉलिक्यूल में क्या किया, डाइपोल को इंड्यूस किया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, क्योंकि एक डाइपोल ने दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले वाले में क्रिम्सन में इसका भी डाइपोल था, इसका भी डाइपोल था और एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो रहे थे, इसलिए इसको हमने क्या बोला, डाइपोल इंटरेक्शन। डीबे में क्या हो रहा है, एक आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें डाइपोल है, एंड सेकेंड वाले में क्या है, वो बिल्कुल ही इनएक्टिव सा मॉलिक्यूल है, तो इस डाइपोल ने इस मॉलिक्यूल में डाइपोल को इंड्यूस कराया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इसको ही हम बोलते हैं डीबे फोर्स, ठीक है। अब देखो लंदन फोर्स में क्या हो रहा है, लंदन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल, मतलब दोनों में कोई डाइपोल नहीं है, दो मॉलिक्यूल बिल्कुल ही मरे से पड़े हुए हैं, ठीक है, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, बट जब ये एक दूसरे के पास आते हैं,
एक दूसरे के पास आने के बाद एक में क्या हुआ, थोड़ा सा डाइपोल इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेपरेशन हुआ, ठीक है। मतलब पहले वो खुद भी इनएक्टिव था पर उसमें फिर क्या हुआ, चार्जेस का सेपरेशन होने लग गया। उस चार्जेस के सेपरेशन की वजह से उसने दूसरे मॉलिक्यूल में भी चार्जेस का सेपरेशन करा दिया। मतलब पहले दोनों क्या थे, इनएक्टिव थे, उनमें क्या हुआ, इंड्यूस हुआ डाइपोल, और उस इंडक्शन की वजह से इसने दूसरे में भी क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/r। आर क्या हो गया मेरा, रेडियस होती है मेरी, जो भी इसकी मॉलिक्यूल की रेडियस रहेगी, और ये जो रहता है मेरा आर जो होता है वो r⁶, मतलब जो आपकी रेडियस रहेगी उसकी क्या रहती है, पावर 6 होती है, ठीक है। सो पोटेंसी ऑफ अट्रैक्शन वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब जितना भी मेरा क्या रहेगा, सेपरेशन का डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा, अट्रैक्शन उतना क्या रहेगा, कम रहेगा। हमें ये पता है कि जितना ज़्यादा हम दूर रहते हैं उतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, दैट इज़ 1/r, और आपका r क्या है, r⁶। तो आपको ये थोड़ा सा एक चीज़ याद रखनी है। बट आई होप आपको ये समझ गया होगा कि क्रिम्सन फोर्स को डाइपोल इंटरेक्शन क्यों बोलते हैं, डीबे को डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्यों बोलते हैं, और लंदन को इंड्यूस डाइपोल क्यों बोलते हैं। अब आ जा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ये हमारा लास्ट स्लाइड है इसका, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि जीपैड में इसके ऊपर से कैसे क्वेश्चन पूछे थे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी मेरी क्या होती है, सबसे पहले आपको कभी कभी यही पूछा जाता है एग्जाम में कि बॉन्ड एनर्जी क्या है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, मेजर करती है मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ को, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लग रही है। मेरे पास समझ लो पर्टिकुलरली NaCl है, इनमें हमारे पास क्या आयोनिक बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए, Na को अलग करने के लिए, Cl को अलग करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लग रही है, उसको ब्रेक करने के लिए उसको मैं क्या बोलूँगी, बॉन्ड एनर्जी बोलूँगी, ठीक है। इट इज़ अ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन देयर इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है। और ये क्या हो सकती है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी हो सकती है, वीकेस्ट भी हो सकती है। और आयोनिक बॉन्ड क्या है, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड, यहाँ पे मेरा देखो 100 किलो कैलोरी इसकी वैल्यू। वहीं पे जब मैं कोवैलेंट बॉन्ड की बात करती हूँ तो ये 50 to 100 के बीच में होती है, ठीक है, मतलब आयोनिक से कम। फिर मेटालिक बॉन्डिंग आती है, यहाँ पे जिसकी वैल्यू नहीं लिखी है वो आपको ढूंढनी है, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको ऑटोमेटिकली वो वैल्यू दे दूंगी तो आपको वो याद नहीं रहेगा। मेटालिक बॉन्डिंग आएगी, फिर मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद मेरे पूरे वंडरवॉल्स वाले बॉन्ड आ जाएंगे। पर जो हमने ट्रिक याद करी है कि केडी सर लाडले है, के का सबसे मतलब से के की सबसे ज़्यादा मेरी बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है। फिर मेरा डीबे की होगी, फिर मेरा लंदन की होगी। मतलब इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, डीबे को भी थोड़ा आराम से हम ब्रेक कर सकते हैं, और लंदन को बिल्कुल ही आराम से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें इंटर और इंट्रामोलिकुलर दोनों बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो दैट इज योर सैलिसिलिक एसिड। ये एग्जांपल मार्टिन में दिया गया है, और जीपैट नाइपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं इन बुक्स के रेफरेंस से ही आते हैं। तो आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इंटर और इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग दोनों चीज़ें अवेलेबल है। तो दिस इज़ योर केमिकल बॉन्डिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जीपैट एंड नाइपर। आई होप ये टॉपिक आपको मतलब थोड़ा तो समझा होगा। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको पता नहीं मेथड पढ़ाने की समझ में आ रही है नहीं आ रही है, किसी को ज़्यादा फास्ट लग रहा होगा, किसी को ज़्यादा स्लो लग रहा होगा, बट आई होप ये बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, उस स्पीड में मैंने इसको कवर कराया है। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है पूछ लो अभी, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लंदन फोर्स, क्रिस्टल क्लियर। लंदन फोर्स में देखो हम इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल का मतलब पहले दोनों इनएक्टिव है, एक में डाइपोल इंड्यूस हुआ थोड़ा पास आने के वजह से, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इसमें भी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होने के
चांसेस आ गए। एक दोनों में क्या हो गया, फिर डाइपोल डाइपोल आ गया, मतलब पहले दोनों इनएक्टिव थे, उसके बाद वो दोनों क्या हो गए, एक्टिव हो गए इन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के सेंस में, ठीक है। तो दिस इज़ योर लंदन फोर्स। इसमें आपको डायरेक्ट इतना ज़्यादा डीप में जाके समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही डीप में पढ़ना है तो मार्टिन आप पढ़ सकते हो, पर इसमें बस ये याद रखना है कि जितना ज़्यादा आप में डिस्टेंस रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, समझ लो दोनों इनएक्टिव है, बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, बहुत और दूर दूर प्रेजेंट होने की वजह से किसी में भी डाइपोल इंडक्शन नहीं होगा। वो थोड़ा थोड़ा हम लोग पास में लाते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा उनमें क्या होती है, पोलैरिटी डेवलप होती है, तब जाके वहाँ पे डाइपोल बनता है। जब वहीं पे मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मेरी 1/r होती है इसकी, मतलब ये हम लोग डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा मेरा डिस्टेंस रहेगा उतना कम क्या होगा, मेरा डाइपोल बनेगा, वही बात हम लोग कर रहे हैं। इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको 1/r किया हुआ है। और r क्या है मेरा, जो रेडियस टू द पावर 6, मतलब समझ लो किसी की रेडियस क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, किसी में मतलब होगा तो उसका टू द पावर 6 मतलब 6 क्या होगा इसका, अगर r मेरा 1 है, टू द पावर 6 है, तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, तो 1:2 क्या आ जाएगा, वहाँ पे 6 आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम क्या होगा, मेरा इंटरेक्शन होगा। यही सादे शब्दों में इनका बोलने का मतलब है, ठीक है। ठीक है क्या, इतने सारे बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो आप, आपको समझा नहीं समझा, कैसा लगा, आई डोंट नो। With this speed of teaching, I think I can prepare the whole syllabus in my last year of bachelor's. मैंने फाइनल ईयर में ही पढ़ा था, ठीक है, थर्ड ईयर की जीपैड होने के बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई जीपैड, मतलब फाइनल ईयर के लिए जब मुझे देना था। मुझे लगता है कि इसी स्पीड से आप चलोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एकदम स्लो चल चल के जब आप फाइनल तक आते हो ना, तो आपकी स्पीड जो कछुए जैसी होती है ज़्यादा ही, तो ना एंड में आते तक आपको बहुत बोर लगता है, और बोर की वजह से फिर आप पढ़ना छोड़ देते हो, ठीक है। तो इसलिए ही थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखो, सो दैट आपको पढ़ने में ना मज़ा आए। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस करें जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। 3 ही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में मतलब मैंने निकाले हैं, ये मैंने नहीं बनाए, आप ही देख लो कि मतलब क्या पढ़ा है हमने और क्या क्वेश्चन पूछा है आपको, ठीक है। अब बताओ, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आर ऑल्सो नोन एज ए लंदन फोर्स, बी क्रिम्सन फोर्स, सी डिबे फोर्स, एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने ट्रिक पढ़ी है, के डी सर लाडले है। पहला के क्या था मेरा, डाइपोल डाइपोल, ठीक है, दैट इज क्रिम्सन। देन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, दैट इज व्हाट, के डी सर। डी फॉर डिबे, ठीक है, डिबे फोर्स। फिर आता है इंड्यूस डाइपोल, ये क्या हो गया मेरा, लंदन फोर्स। तो आंसर क्या आएगा मेरा, सी। ये देखो इजी था या है या नहीं, ये बताओ। जितना हमने पढ़ा है, एकदम ज़्यादा भर भर के कंटेंट नहीं है, पर जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन है ये। तो इजी लग रहा है या डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, इजी था। चलो ये तो मैंने आपको नहीं बताया, आपकी जनरल नॉलेज चेक करते हैं कि क्रिम्सन इंटरेक्शन का कितना फोर्स होता है, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, बताओ। और मुझे इतना पता है कि दीपांशु सर है लेक्चर में, जो लोग फास्ट इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं उनको शायद कुछ डिस्काउंट भी मिलने वाला है। एम आई करेक्ट दीपांशु सर? Yes, I'm noting his or her name. So the answer is B, ठीक है। जिन्होंने भी बी आंसर किया है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 to 7 किलो कैलोरी पर मोल जो क्रिम्सन इंटरेक्शन का फोर्स होता है, जो बाकी के हैं, ठीक है, क्रिम्सन, डिबे, लंदन, इन सब के फोर्स आपको एक बार देख लेने हैं, ठीक है। बुक में से देख लो या फिर इंटरनेट पे देख लो, इसको एक बार दिमाग में डाल लो कि अगर इस पे और क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर कर पाओ। द लास्ट क्वेश्चन इज, चलो देखो सेम फॉर्मेट में सेम क्वेश्चन आपको नाम के ऊपर से पूछा, तो अगर आप एक ट्रिक लर्न कर लेते हो तो आपके ये हाँ के क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे। सो डाइपोल वीक इंटरेक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए लंदन फोर्स, बी डिबे फोर्स, सी इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्सेस एंड डी इज क्रिम्सन फोर्स। और ये क्वेश्चन जीपैड में पूछे गए हैं, ये मैंने नहीं बनाए,
ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ ली तो आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, दिस इज़ माई गारंटी। और जिन्होंने लास्ट ईयर, जो लोग फार्मा माइंड्स में थे, जिन्होंने मुझसे सुटिक्स पढ़ा है, उनसे आप पूछ लेना कि मेरे नोट्स में से क्वेश्चन आए या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड एज फार एज टीचिंग इज़ कंसर्न्ड। शायद पहला दिन होगा, आई डोंट नो। कोई मुझे यहाँ पे कोई ऐसा है जो मुझे पहले से जानता है या कहीं देखा हो या नाम पता हो, ऐसे कोई है यहाँ पे? चलो हैंड रेस कर रहे हैं। ओके, यश ने डायरेक्ट बोल दिया नो, श्वेता ने भी बोल दिया डायरेक्ट नो, मतलब आप फार्मा माइंड्स के वीडियोस नहीं देखते हो। ठीक है, आई होप मेरा इंट्रोडक्शन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ SKB, ओ माई जूनियर। ओके, कौन से ईयर में हो आप? 3rd ईयर में हो। ओके, खुशी के क्लास के हो मतलब? अच्छा, खुशी के क्लास के नहीं हो, SSP। ग्लैड टू सी यू हियर। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन शायद आपको क्लियर होगा। इन वेरी 2 months मेरा फार्मास्यूटिकल मैनेज विल बी फिनिश्ड एंड 2 months में मेरी जॉइनिंग है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? कुछ एनर्जी महसूस हुई? यस गाइस, सो आज का डेमो लेक्चर 2 भी कंप्लीट। Yesterday was your ecology lecture and today is your Sutix lecture. So how is your experience till now? ओके, मैंने 3 नाम नोट कर लिए हैं। सो जैसे कि कल मुझे बाकी लोगों ने मैसेज किया था, आप मैसेज कर देना, मैं नंबर यहाँ डाल देता हूँ, आपका मैं कोड जनरेट कर दूंगा, यू विल हैव योर डिस्काउंट। Somebody is asking what is product manager. Dipanshu sir, what is product manager? आप देखते हो ना, कोई भी, जैसे कि आपने किसका ऐड देखा है, कोई एक स्पेसिफिक ड्रग का नाम बताओ जिसका आपने ऐड देखा है। ड्रग का तो नहीं देखा होगा, बट OTC प्रोडक्ट्स का देखा होगा शायद। कुछ भी देखा होगा, पेट सफा देखा होगा, या फिर कोई भी एक ड्रग देखा है जरूर होगा ना। बोला किसी ने। वॉलिनी का एग्जाम्पल बता दो। हाँ, वॉलिनी का देखो, ये हो गया एक प्रोडक्ट का नेम, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आप वो तक, जैसे कि वॉलिनी किसको यूज करना है, ठीक है, और ये पूरा डायरेक्ट घुटने भी यूज करना है, कमर दर्द में यूज करना है, एरोसोल की फॉर्म में है, कुछ भी है, वो हम तक एक पूरा मैसेज पहुंचाने के लिए कोई ना कोई उस प्रोडक्ट को मैनेज कर रहा होता है, उसकी पूरी डिटेलिंग तैयार करता है। देन जो नीड है बेसिक, जो आपकी नीड है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और कंपनी का जो पर्पस है कि इस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाना, तो उस पूरे प्रोडक्ट की जो कम्युनिटी, पूरे प्रोडक्ट के बारे में जो कंपनी, जो सेल्स